हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। मैं आज आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का एक प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ और उस प्रैक्टिस पेपर आपको एनहेंस करेगा आपकी स्टडी के लिए, अच्छी स्कोरिंग करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, स्टॉक का मतलब क्या होता है। तो स्टॉक एंड फ्लो देखो दोनों दे रखे हैं। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है वो एक स्टॉक होता है, ठीक है। जो हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अवेलेबल है वो स्टॉक है। और जो एक निश्चित समय अवधि यानी पर आवर, वीकली या मंथली अगर हम देखेंगे तो वो हमारा फ्लो में आता है। तो 1 मार्क्स के लिए आप इसे करें। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो किसी प्रोड्यूसर के लिए क्या होते हैं, उनकी परिसंपत्तियां होते हैं, असेट्स होते हैं। और उससे वो क्या करते हैं, कोई और नए गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उन्हें कैपिटल गुड्स कहा जाता है। और नेशनल इनकम क्या होता है? राष्ट्रीय आय, पूरे देश की इनकम, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे कुछ। देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, इट्स कंपोनेंट्स। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, समग्र मांग क्या होती है? तो पूरे देश के अंदर वस्तु और सेवाओं पे किया जाने वाला खर्च, ठीक है, जितने भी हमारे कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके ऊपर किया जाने वाला कंजम्पशन, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। तो पूरी कंट्री की डिमांड, और इस डिमांड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर गुड्स नहीं आता, सारे गुड्स जो भी हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए गुड्स एंड सर्विसेज उनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो 3 मार्क्स है, आप इसे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, मैं सिर्फ आपको जस्ट एक ब्रीफ दे रहा हूँ छोटा छोटा, ठीक। नेक्स्ट, एक्सप्लेनिंग हाउ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द एक्सेस डिमांड। समझाइए कि मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण रखने से अधिमांग को कैसे कम किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे पहले तो मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या होता है। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई गवर्नमेंट करती है और इससे हमें कंट्रोल किसको करना है बच्चों? अधिमांग को कंट्रोल करना है। अधिमांग का क्या मतलब है यहाँ पे? एक्सेस डिमांड का। तो अगर हमारी कंट्री में डिमांड ज्यादा है, कंट्री के अंदर अगर डिमांड ज्यादा होगी तो मनी सप्लाई को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। अगर मनी सप्लाई कम होगी हमारी कंट्री के अंदर तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, और जब लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो क्या होगा? वो खर्चा कम करेंगे, और जब खर्चा कम होगा, जब लोग खर्चा कम करेंगे मतलब उनकी इनकम कम हो गई, इनकम कम तो उनका खर्चा कम, खर्चा कम तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसे ही इस तरीके से हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई से कंट्रोल किसको कर लेंगे हम? एक्सेस डिमांड को, यानी अधिमांग को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स इज राइजिंग पर्टिकुलरली इन सिटीज। शहरों के अंदर कार, जो पेट्रोल और डीजल की कार है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसका हमें इंपैक्ट बताना है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी पे और वेलफेयर पे, कल्याण पर। तो सबसे पहले देखेंगे अगर हमारी सेल्स बढ़ रही है किसकी? कार्स वगैरह की, पेट्रोल डीजल में, तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल घरेलू उत्पाद पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर सेल बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? जीडीपी हमारी ग्रो करेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, इनकम आएगी, तो हमारी यहाँ पे जीडीपी तो ग्रोथ करेगी। क्या हमारा वेलफेयर होगा? लोगों का भला होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये सारी चीजें ज्यादा बिक्री होती है तो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां सेल होने की वजह से पॉल्यूशन हमारा बढ़ेगा, और पॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, तो वेलफेयर नहीं होगा, जीडीपी बढ़ेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी का एक पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या? तो इसके बारे में बताना है। हाउ इज इट सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय बार्टर सिस्टम। तो जो मुद्रा है वो विनिमय का माध्यम है, इसको समझाना है। अब देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मुद्रा। इससे पहले जब बार्टर सिस्टम चलता था तब क्या होता था? तो एक्सचेंज मतलब हमें प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस होती थी, कि दोहरे सहयोग की आवश्यकता होती थी, कि जो चीज मुझे चाहिए, ठीक है, क्या सामने वाले को भी उस चीज की नीड्स है। अगर मान लो मुझे एक मार्कर चाहिए, बार्टर सिस्टम के अंदर मुझे मार्कर चाहिए, लेकिन सामने वाले को, मेरे पास डस्टर है, तो जरूरी थोड़ा ना सामने वाले को डस्टर भी चाहिए। तो एक्सचेंज करने के लिए डबल कॉन्सिडेंस की प्रॉब्लम होती थी, तो उसका सॉल्यूशन जो आया वो हमारे पास क्या आया? मुद्रा, विनिमय का माध्यम। अब उसको चाहे डस्टर की जरूरत हो या ना हो, अब वो क्या करेगा? अगर मुझे मार्कर चाहिए तो मैं पैसे देके उससे मार्कर ले सकता हूं, ठीक है। तो ये विनिमय का माध्यम हुआ, और इसी तरीके से ही सॉल्यूशन किया गया।
इसने वस्तु विनिमय से संबंधित सॉल्यूशन कैसे किया कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को खत्म किया गया। अब मुद्रा को आप सेव करके रख सकते हो, इन फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखिए डेफर्ड पेमेंट यानी अस्थगित भुगतान का मानक कार्य को समझाइए। ये भी फंक्शन ऑफ मनी है। इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, जो मनी है उसको हम फ्यूचर के लिए रख सकते हैं अपने पास स्टोर करके, फ्यूचर पेमेंट के लिए रख सकते हैं। पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सामान को मैंने लेके रख लिया, मुझे फ्यूचर में उसकी जरूरत हो या ना हो, खराब भी हो जाए वो सामान, बट मनी के आ जाने से कितना इजी हो गया कि हम उस मनी को स्टोर करके रख सकते हैं और इन फ्यूचर हम उसकी पेमेंट मनी से कर सकते हैं, जो सामान हमें खरीदना हो खरीद सकते हैं। तो ये भी इसी का हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ रेपो रेट कैन बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएशन। समझाइए रेपो दर किस प्रकार ऋण सृजन क्रेडिट क्रिएशन के नियंत्रण में सहायक होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों रेपो रेट क्या होती है। रेपो दर वो रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। कमर्शियल, जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करेगा। अब सेंट्रल बैंक किसको लोन प्रोवाइड करे, कमर्शियल बैंक को। अब उसने देखा कि मार्केट के अंदर मनी फ्लो ज्यादा हो रहा है, मार्केट में पैसा ज्यादा है या महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ाने की वजह से कमर्शियल बैंक क्या करेगा, वो अपना इंटरेस्ट बढ़ाएगा, और जब वो अपना इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो लोग लोन कम लेंगे, जब लोन कम लेंगे तो इस मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इस तरीके से रेपो रेट क्या करेगा, ट्रेड कंट्रोल करेगा, ट्रेड क्रिएशन को कंट्रोल कर सकता है। और उसे देखा मार्केट में मनी नहीं है, मार्केट में मनी फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो वो रेपो रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। कम करने की वजह से कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे, और जब ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा लोन देंगे आगे वो, इस तरीके से मनी सप्लाई क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो ये क्या क्या होता है, राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के जो जिसको खर्च करने से गवर्नमेंट की कोई भी कैपिटल नहीं बनती और ना ही कोई उसकी कोई कैपिटल नहीं बनेगी, ना ही कोई उसकी उधारी कम होती है। मतलब जैसे डिफेंस पे खर्चा करना, हेल्थ के ऊपर खर्चा करना, तो जो खर्चा होने ही होना है उससे गवर्नमेंट की कोई भी इनकम नहीं होती, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे गवर्नमेंट की कोई असेट्स बनती है, गवर्नमेंट अगर कोई खर्चा करती है तो उससे उसकी कोई असेट्स बनेगी, और असेट्स भी बनेगी और या उसकी कोई उधारी कम होगी। जैसे गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग्स शेयर्स खरीद ली है तो उसकी एक असेट्स बन गई, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कह रहे हैं हाउ द टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी यूज, मतलब कर और सरकारी व्यय किस प्रकार कैन बी यूज इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। ये इनकम को सोसाइटी के अंदर इनकम को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए पहले बात करते हैं हम टैक्सेस की। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस इंपोज करती है कंट्री में, तो वो क्या करती है, रिग्रेसिव टैक्स लगाती है। कैसे लगाती है, जिनकी इनकम ज्यादा है उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, जिनकी इनकम और ज्यादा है उन पर और ज्यादा टैक्स लगेगा, जिनकी इनकम एक लिमिट में है उन पर टैक्स नहीं भी लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जिनकी इनकम ज्यादा होती है उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, जिनकी इनकम कम होती है उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है, और जिनकी इनकम होती ही नहीं है, जो गरीब लोग होते हैं, उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से जो टैक्स, और नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी पैसा आया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। गरीब लोगों के लिए वो क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, और जब सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सही जगह जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, सोसाइटी में इनकम देती है। नेक्स्ट, गिवन अ सेविंग कर्व। हाँ, सेविंग कर्व से आपको क्या बनाना है बच्चों, ड्राइव द कंजम्पशन कर्व, आपको उपभोग वक्र बनाना है। तो सेविंग कर्व इस तरीके से हमारा सेविंग कर्व आता है, ठीक है, ये हमारी इनकम हो जाती है, ये हमारी कंजम्पशन हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्राइव होगा यहाँ पे, मतलब जहां पर इनकम, ये इनकम हो गई हमारी, ये कंजम्पशन हो गई, तो जहां पे दोनों बराबर होंगे वहां पे सेविंग हमारी जीरो होगी, ठीक है। पहले सेविंग नेगेटिव होती है, तो इस तरीके से करके आप ये बनाएंगे। हिंट दीजिए मैंने थोड़ा सा, ठीक है। और उसके आपको क्या लिखना है बच्चों, स्टेप्स लिखने, स्टेप्स बाय स्टेप्स बताना है, और डायग्राम तो बनाना ही है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये पहला प्रैक्टिस पेपर था आपका। मैंने हिंट दे दी है थोड़े, आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद देखिए अपनी आपकी तैयारी कैसी चल रही है और बोर्ड एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर है आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।